हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा का एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की एक हमारी टॉपिक है। उसमें से हमारी यूनिट 3 चल रही थी, मतलब सब्जेक्ट है उसमें से हमारी यूनिट 3 चल रही थी। यूनिट 3 में हम लोग क्या देख रहे थे? फार्माकोकाइनेटिक देख रहे थे। फार्माकोकाइनेटिक क्या होते हैं, ठीक है, और कितने पार्ट में होते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और हम लोग एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो ये हमारे नेक्स्ट वाले प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हुआ, जो कि यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको वहां से ना मिले अगर आपको वहां से ना मिले तो आप टेलीग्राम पे जाइए और आर्या फार्मेसी का चैनल डाउनलोड करिए, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम लोग बेसिकली देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर दिए हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन के। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन टू टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब कि जब दवा आपके ब्लड में पहुंचती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। लेकिन ब्लड से जब दवा, जैसे कि ये दवा आपकी कहाँ पे पहुंची, हमारा ब्लड है, ये दवा कहाँ पे पहुंची? ब्लड में पहुंची। अब ब्लड से दवा क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाएगी। जैसे टिश्यू में चली गई, मसल्स में चली गई, सेल्स में चली गई, ऑर्गन में चली गई। तो ये जो ऑर्गन्स में दवा ब्लड से जा रही है, यही क्या कहलाती है? एक दवा का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दवा का मूवमेंट होता है टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक। कहाँ से मूवमेंट होता है? एक ब्लड सर्कुलेशन यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन से दवा मूव करके टिश्यू तक जाती है, ऑर्गन तक जाती है, सेल्स तक जाती है। उसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अलावा क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को अफेक्ट करने का काम करता है? तो ब्लड फ्लो टिश्यू। अगर टिश्यू के पास ब्लड फ्लो हो रहा है तो हम देखो दवा जो है वो किसके थ्रू जा रही है? ब्लड के थ्रू जा रही है। जैसे लीवर के पास बहुत जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो हो रहा है तो लीवर के पास दवा फास्टर पहुंचेगी। लेकिन वही मसल्स के पास बहुत ही लो ब्लड फ्लो हो रहा है तो मसल्स के पास दवा लो पहुंचेगी। तो ये जो ब्लड फ्लो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ब्लड फ्लो टिश्यू ये अफेक्ट कर सकता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, देखिएगा कोई भी जो फ्री फॉर्म दवा होती है, मतलब कि कोई भी दवा फ्री फॉर्म में नहीं होती है। हर दवा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से होती है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिसाइड करता है कि दवा का फ्लो कितना होगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन, अगर फ्रीनी ड्रग है तो ज्यादा तेजी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फ्रीनी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता लेकिन उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डायरेक्टली इफेक्ट करता है डिस डिसइंटीग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को। लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो देखिए लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जो दवा हमारी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल रहेगी, जो दवा ज्यादा फैट में डिजॉल्व होगी, वो आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर लेगी। अब जो दवा वाटर में डिजॉल्व होगी वो सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो आसानी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वाटर सॉल्युबल का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से नहीं होता है, उसके लिए कैरियर मेडिएटर की जरूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। अब देखो बहुत सारी ऐसी दवा होती है जिसका परमेबल रेट कम होता है। जैसे कि अब इस दवा को सेल्स में जाने के लिए ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो इसको नहीं क्रॉस कर पाती है, इस मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाती है, तो उसका परमेबिलिटी रेट कम होता है। तो परमेबिलिटी रेट डायरेक्टली अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अब पर जितना ज्यादा परमेबिलिटी रेट रहेगा उतना ही ज्यादा दवा क्रॉस करके सेल्स में, ऑर्गन में, टिश्यू में पहुंचेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जाने तो जो वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिकेट करता है, एक्सप्लेन हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। करता है कि जो दवा है वो आपके बॉडी में कितने एक्सटेंट तक, कितनी अमाउंट तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मतलब वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सप्लेन करता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, जो ड्रग आपके टिश्यूज तक पहुंचे, ऑर्गन तक पहुंचे, वो कितने अमाउंट में पहुंचे हैं उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है। इक्वेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, वी वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो पहले इसमें देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग, पहले मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब एक ऑर्गन तक, एक टिश्यूज तक कितने अमाउंट में ड्रग पहुंचा है। फिर देखते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, आखिर ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन क्या था और ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन क्या था, फिर ब्लड से दवा हमारे टिश्यू तक कितने अमाउंट में पहुंची है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म आर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ द ड्रग इनटू
मेटाबोलाइट मतलब ये एक टाइप का मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें दवा का मैकेनिकल कन्वर्जन होता है, मतलब कि जो हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है वो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है लाइपोफिलिक में, मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग लाइपो लिपिड सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होती है, एक्टिव ड्रग नॉन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और आपके जो इनएक्टिव ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वो जो कन्वर्जन होता है एक ड्रग का दूसरे ड्रग का, तो इस एक्सक्रीशन को इनहेंस करने के लिए होता है, ताकि कोई भी दवा अगर आपके बॉडी में गई है तो आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाए और दवा अपने थेराप्यूटिक एक्शन को दे सके, दवा आपके बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। भाई देखो, एक्सक्रीशन को इम्प्रूव करने के लिए मेटाबॉन्जम होता है, तो मेटाबॉन्जम में बेसिकली मेटाबॉन्जम बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इसमें केमिकल के थ्रू दवा को कन्वर्ट किया जाता है वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। जैसे वाटर सॉल्युबल ड्रग को लाइपो सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है, लाइपोफिलिक ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और मेटाबॉलिक में 3 फेजेस होते हैं, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, सॉरी 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में जो केमिकल कन्वर्जन होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, रिडक्शन की वजह से होता है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से होता है। और फेज 2 में देखा जाए तो कंजुगेशन रिएक्शन आता है। बेसिकली कौन सा आता है? कंजुगेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका कन्वर्जन लिपिड सॉल्युबल इनटू वाटर सॉल्युबल, अभी हमने आपको बता दिया इंपॉर्टेंस क्या होता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, ताकि वो दवा आसानी से इलिमिनेट हो जाए यूरिन के थ्रू। अब देखो, यूरिन के थ्रू जो दवा निकलेगी, बाहर निकलेगी, उसका वाटर सॉल्युबल होना बहुत जरूरी होता है। तो जो लिपिड सॉल्युबल दवा होते हैं वो यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाते हैं। अब उसको यूरिन के थ्रू निकालने के लिए पहले लिपिड सॉल्युबल दवा को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना होगा। तो वाटर सॉल्युबल दवा कन्वर्ट होती है, सॉरी लिपिड सॉल्युबल दवा कन्वर्ट होती है वाटर सॉल्युबल में। हेल्प ड्रग इलिमिनेशन, जो कि मदद करता है ड्रग इलिमिनेशन को, ठीक है, में एक्टिव और इनएक्टिव ड्रग। इसके अलावा जो जो हमारा मेटाबॉलिक होता है वो एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इट इज द रिमूवल ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारी जो दवा आप खाए हैं जब वो बॉडी से रिमूव होती है, मतलब दवा का बॉडी से निकलना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। रूट ऑफ एक्सक्रीशन, तो कुछ दवा किडनी के थ्रू निकलती है, कुछ दवा बाइल के थ्रू निकलती है, कुछ दवा लंग्स के थ्रू निकलती है, कुछ दवा स्वीट के थ्रू निकलती है और कुछ दवा आपकी सलाइवा के थ्रू निकलती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस पैरामीटर, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या देखता है? बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज ड्रग री सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायोअवेलेबिलिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें ये देखते हैं कि जो दवा है वो कितने अमाउंट में और अनचेंज फॉर्म में, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, अनचेंज फॉर्म में आपके ब्लड में कितने अमाउंट में पहुंची, उसी को क्या कहते हैं? बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी प्रेडिक्ट होती है एफ से, AUC एरिया अंडर कर्व ओरल, फिर एरिया अंडर कर्व IV, उसका इंटू 100 से गुणा कर सकते हैं। क्लियरेंस में ये देखते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू दवा हमारे बॉडी से कितना निकले और हमारे बॉडी में दवा है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से साफ करना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? क्लियरेंस। क्लियरेंस इट इज द वैल्यू ऑफ प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ द ड्रग ड्रग पर यूनिट टाइम, मतलब उसमें एक देखते हैं, ये देखते हैं कि एक बार के इलिमिनेशन से प्लाज्मा में से ड्रग कितने अमाउंट में बाहर निकल रही है, उसी को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। जैसे आपने 100 mg का दवा खाया, एक बार यूरिन आई, उसमें से कितना निकला? 50 mg की दवा निकल गई, और दूसरी बार यूरिन आई फिर 50 mg की दवा निकल गई। तो ये जो दवा है वो 2 बार में निकल रही है, तो यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और दवा भी आपके बॉडी से धीरे धीरे रिमूव आउट भी हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ देख ले तो हाफ लाइफ इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन टू डिक्रीज बाय द 550%, मतलब टाइम। हाफ लाइफ ये होता है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, आखिर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में जो दवा आपके बॉडी में कितने टाइम तक रहेगी, मतलब जैसे कि आपने कोई दवा खाया,
फिर एक दवा आपने सुबह खाया तो सुबह के बाद फिर डॉक्टर बोलेगा दोपहर में भी दवा खा लेना। तो सुबह के बाद में कितना गैप है? 8 बजे दवा खाए, 8, 9, 10, 11, 12 तो 4 घंटे वो दवा आपकी बॉडी में रहेगी। 4 घंटे के बाद वो दवा आपकी बॉडी से एलिमिनेट होने लगेगी। तो डॉक्टर बोलता है फिर से आप 12 बजे दवा खा लीजिए, क्योंकि ये दवा जो पहले से वो दवा है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, तो दोबारा जब आप दवा खाते हैं तो वो दवा जाके पाचन में ड्रग कंसंट्रेशन को बना के रखने का काम करती है। तो वही बोल रहा है कि जो ये हाफ लाइफ होती है, तो दवा आपके बॉडी में कितने समय तक प्रेजेंस होती है, वो एक दवा का हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन की बात करें तो हाफ टी है, फिर इतना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व क्या होते हैं? प्रेजेंट टोटल ड्रग एक्सपोर्ट ओवर द टाइम। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, क्या देखते हैं? कंपार्टमेंट मॉडल। तो कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं? ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसका फैक्टर्स क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है, इस सबको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।